प्रिय विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा है एक सरलरेखा में गति, जो कि दूसरी यूनिट का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लास्ट की क्लास में कुछ टॉपिक्स क्लियर कर चुके थे, कुछ टॉपिक्स पर स्टडी कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे। इसमें हमारे टॉपिक क्या है, देखिए स्टडी करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है चाल, स्पीड। ये लास्ट की क्लास में हम लोगों ने दूरी पर अध्ययन किया था। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय किए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो देखिए, जब कोई वस्तु किसी पथ पर गति करती है, किसी पथ पर चलती है, तब वो कितनी दूरी तय करती है, कितने समय में तय करती है, इन्हीं का जो रेशियो है वो एक नई भौतिक राशि द्वारा व्यक्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे चाल कहते हैं। तो देखिए, चाल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक, चाल क्या हुई? किसी वस्तु द्वारा या आपकी चाल है क्या होती है? चाल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक, कोई वस्तु जितनी दूरी तय करेगी और जितने समय में तय करेगी, उनका रेशियो क्या कहलाएगा? उनका रेशियो चाल या स्पीड कहलाता है। ये चाल है आपकी, कितने प्रकार की होती है चाल? मुख्यतः है दो प्रकार की होती है। पहला जो आपका प्रकार है वो है एक समान चाल। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल क्या होगी? देखिए, कोई वस्तु है वो गति कर रही है। पहले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर दूरी तय करती है, अगले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर अगले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर अगले 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तब उसकी चाल क्या कहलाती है? एक समान चाल कहलाती है। जैसे कि क्षैतिज पटरियों पर अगर कोई ट्रेन एक समान स्पीड से जा रही है, एक समान स्पीड से मतलब हम यही समझेंगे कि जो विभिन्न समय उसके लिए लेंगे, उनमें उसके द्वारा तय दूरी भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। समान समयों के लिए उसकी दूरी समान होनी चाहिए, तो वो एक समान चाल होती है। ठीक है, दूसरी प्रकार की आपकी जो स्पीड है वो है असमान चाल। वो क्या है? असमान चाल। देखिए, असमान चाल क्या होगी? अगर कोई वस्तु पहले 10 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर अगले 10 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर अगले 10 मिनट में 4 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर अगले 10 मिनट में 8 किलोमीटर दूरी तय करती है, तब उसकी जो चाल है वो क्या कहलाएगी? असमान चाल कहलाएगी। दैनिक जीवन में जितनी वो गतियाँ हो रही हैं मोस्टली, जैसे हम साइकिल से जाते हैं, हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, या हम बस से जा रहे हैं, हम ट्रेन से जा रहे हैं, ये सभी प्रकार की जो चालें हैं वो कैसी होती है? असमान चालें होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी असमान चाल है वो भी आपकी यहाँ पर पूरे देखिए 2 प्रकार की होती है। ये देखिए, चाल थी वो 2 प्रकार की थी, नंबर 1, नंबर 2। जो असमान चाल है वो भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 औसत चाल, औसत चाल। ठीक, नंबर 1 औसत चाल, एवरेज स्पीड। तो पहले हम लोग औसत चाल में चर्चा करते हैं। देखिए, औसत चाल क्या हो जाएगी कि जब कोई वस्तु असमान चाल से चलेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि समान समांतरालों के लिए उसके द्वारा तय दूरी अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को और यात्रा में लगे कुल समय को ही उसकी क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। यानी किसी वस्तु की जो औसत चाल है वो क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ से औसत या एवरेज चाल, वैसे चाल को भी से ही देखते हैं। ठीक, स्पीड
स्पीड को v या s से लिखते हैं, s से दूरी को भी लिखते हैं, तो चाल को आप s या v से लिख सकते हो। v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, ये हो गई आपकी औसत चाल। जैसे कोई वस्तु 5 मिनट में, अभी अभी होता है ना, 5 मिनट में 4 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 5 मिनट में 6 किलोमीटर चलती है, फिर अगले 5 मिनट में 7 किलोमीटर चलती है, तो उसकी औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी में कुल समय का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, वो वस्तु की क्या आ जाएगी, वो वस्तु की औसत चाल आएगी। ठीक है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय। हम ये मान लेते हैं कि कोई वस्तु t1, t2, t3 डॉट डॉट समयों में s1, s2, s3 डॉट डॉट दूरी तय करती है। औसत चाल आप देखिए कितनी हो जाएगी, तब जो है औसत चाल आपकी हो जाएगी, औसत चाल एवरेज बराबर क्या होता है, कुल दूरी, और कुल दूरी कितनी हो जाएगी, s1 प्लस s2 प्लस s3 बटे कुल समय t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, ये औसत चाल हो गई। अब देखिए इस वस्तु ने, अगर वस्तु है वो यात्रा की, तो कुल दूरी है उसका आधा भाग s दूरी है यात्रा की, किसी यात्रा की s दूरी b1 चाल से व शेष s दूरी b2 चाल से तय करे, तब आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर किसी वस्तु ने अपनी यात्रा की जो कुल दूरी थी उसको दो भागों में तय किया, आधी यात्रा s थी, जो आधी यात्रा की s दूरी थी वो b1 चाल से, और शेष जो s दूरी बची वो b2 चाल से तय की। अब आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, v एवरेज इक्वल s प्लस s अपॉन, ये क्या समय, तो आप जानते समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी s चाल v1 थी, अगली दूरी s चाल v2 है, तो बराबर ऊपर हो जाएगा 2s अपॉन नीचे से s कॉमन, अंदर होता है 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, s कैंसिल हो जाएगा। आपका v एवरेज इक्वल देखिए कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। इसको और सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ से 2 अपॉन, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, v1 v2, तो ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2, तो आपका v एवरेज इक्वल क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, ये आ जाएगा, समझ गए, ये किसमें पॉइंट आया। और देखिए कि अगर कोई वस्तु, ये देख लिया आप लोग, ठीक, ये भी एवरेज हो गया। ये तो ये आ गया कि अगर कोई वस्तु अपनी यात्रा की, वह यात्रा की समान दूरी, पूरी यात्रा को दो भागों बांट करके पहली आधी दूरी को अलग चाल से, दूसरी आधी दूरी को अलग चाल से तय करे, तो उसकी एवरेज स्पीड ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कि अगर कोई वस्तु b1 चाल से, अगर कोई वस्तु t1 समय t1 t2, t3 समय में b1, b2, b3 चालों से गति करे, अगर स्पीडों से वो गति कर रही है वस्तु, तो देखिए तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, v एवरेज इक्वल, ये ऊपर क्या है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, s1 बराबर क्या आ जाएगा v1 t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3 अपॉन क्या आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, तो
अब आप देखिए कि अगर वो वस्तु उस यात्रा को, पूरी यात्रा को दो समान समय में तय करती है, अगर यदि वस्तु t समय तक b1 चाल से अगले t समय तक b2 चाल से गति करें, तब आप यहाँ देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल v1 t प्लस v2 t अपॉन t प्लस t, ऊपर देखिए t कॉमन ले v1 प्लस v2 अपॉन, नीचे आप देखिए ये क्या है, t2 t से t कैंसिल हो जाएगा, तो v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 अपॉन 2, इस कंडीशन में ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये आपकी हो गई, कौन सी चाल हो गई, औसत चाल हो गई। ठीक, अब ये देखो हमने बताया था असमान चाल होती है, वो दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार हमारा हो गया, पहला प्रकार कौन सा है, ये औसत चाल का है, एवरेज स्पीड का है। ठीक, दूसरा प्रकार जो है इसी में वो है तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक, तात्कालिक, ऐसे क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल। एक तात्कालिक का क्या मतलब होता है कि जब कोई वस्तु गति कर रही है तो उसकी किसी क्षण विशेष पर है, किसी क्षण पर अब ये गति कर रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब किसी वाहन पर जा रहे हैं, आप अपनी बाइक पे जा रहे हैं और आपकी बाइक में स्पीड नापने का मीटर लगा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्पीडियोमीटर। तो जो स्पीडियोमीटर है, जैसे आप उस पर निगाह दौड़ाते हो, जैसे देखते हो, तो कभी स्पीड आपने क्या दी 59, फिर पलक झपकते ही पुनः आपने देखा स्पीड हो सकता है 58 पे हो, फिर पलक झपकते ही आपने देखा कि उस पर स्पीड 55 थी। तो ये किसी क्षण पर, ठीक, क्षण का मतलब पलक झपकाने से कम का जो समय लगता है उसे क्षण कहते हैं। तो उस क्षण पर हम चाल देखेंगे, तो किसी वस्तु की क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर चाल जो होती है वो क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यदि कोई वस्तु डेल्टा टी समय है, इसमें डेल्टा टी समय है, डेल्टा एस दूरी तय करेगी, दूरी तय करेगी, तो उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल वी इंस्टेंटेनियस, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगी आपकी, यहाँ लिमिट लगेगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर ये मतलब होगा कि दो विभिन्न समयों के बीच, डेल्टा टी का मतलब ऐसे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का मतलब होता है हमें जो हमने समय लिया उन्हें समयांतर, तो T2 माइनस T1, ठीक, जो हमने प्रेक्षण किया था उस वस्तु का, मान लीजिए प्रेक्षण हमने पहले किसी समय T1 पे किया, फिर किसी समय T2 पर किया, तो उनका जो समय अंतराल है वो डेल्टा टी होगा। तो ये समय अंतराल डेल्टा टी है, इसका मान बहुत कम है, वो 0 टेंड्स टू 0, मतलब वो 0 होने वाला है। इसका मतलब ये होगा ये जो दोनों राशियाँ हैं T2 और T1 जो हमने प्रेक्षण लिए हैं T2 वो लगभग बराबर हैं। जब लगभग बराबर होंगे तभी तो इनका डिफरेंस 0 के बराबर होगा। तो ये जो औसत चाल थी, वैसे डेल्टा एस बटे डेल्टा टी एक औसत चाल है, इसमें एक शर्त लगा दिया, इसमें लिमिट लगा दिया है कि डेल्टा टी समय अंतराल है उसका मान बहुत कम होगा। जब उसका मान बहुत कम होगा तब उस समय जो वस्तु की चाल है वो कैसी चाल कहलाएगी, तात्कालिक चाल कहलाएगी। इसको और लिख सकते हैं ds बटे dt, ये अवकलन रूप में होता है। अब आप देखिए कि जो तात्कालिक चाल होती है उसका मापन किससे किया जाता है, इसका मापन जो है वो आपका किससे किया जाता है, स्पीडियोमीटर। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे वाहनों में एक जो मीटर लगा रहता है, आप लोग सरल भाषा मीटर बोलते हो, उसका नाम क्या होता है, स्पीडियोमीटर। तो जो स्पीडियोमीटर है वो किसका मापन करता है, स्पीडियोमीटर तात्क्षणिक चाल का मापन करता है। ठीक, इसका मापन करता है, तात्कालिक चाल का मापन करता है, किसी क्षण
ठीक। तो ये बात हो गई तात्कालिक चाल की है, और हमारा टॉपिक जो चाल का था वो क्लियर हुआ। तो और देखिए चाल, तो अब फार्मूले से आपने दे दिया हुआ ये चाल है, चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अग्नि सूत्र, इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, ये एल टी इनवर्स। पीछे हमने एमआई निकालने का मेथड आपको बताया, ठीक है। तो ये आपकी हो गई चाल। अब हम लोग चर्चा करते हैं वेग, वेलोसिटी। वेग हाँ, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेग या वेलोसिटी। तो वेग क्या होता है कि किसी वस्तु के, आप लोगों ने पीछे टॉपिक एक विस्थापन पढ़ा था, तो किसी वस्तु के विस्थापन में समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। तो वेग क्या हो जाएगा, वेग को किस तरीके डिफाइन करेंगे, वेग को v से लिखते हैं, और क्या बताएगा, वेग जो विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन बटे समय, ठीक। किसी गतिमान वस्तु का समय के साथ विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। वहाँ से स्पष्ट बात हो रही है कि विस्थापन कैसी राशि थी, सदिश राशि थी, अतः वेग भी आपका कैसी राशि हो जाएगा, सदिश राशि होगा, ठीक है। तो ये वेग है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और इसका विमी सूत्र क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स है। ये वेग हो गया। देखिए वेग में आप कहोगे सब वेग और चाल में तो कैसे डिफरेंस करना, ये वस्तु ये तो वृत्ताकार पथ पर चल रही है, मानिए एक समान चाल से चल रही है, तो इसका देखिए जब वस्तु यहाँ पर थी तो उसका वेग इस समय, वेग में की डायरेक्शन ये वेग हो गया, स्पर्श रेखा की दिशा में। जब वस्तु यहाँ होगी तब उसकी डायरेक्शन ये हो गई, जब वस्तु यहाँ होगी तब उसकी डायरेक्शन ये हो गई। और हम आपको दिखाते हैं, अगर आपके नहीं समझ आ रहा, देखिए हमारे यहाँ पे मार्कर है, अब देखिए हम इसको ऊपर ले, हम इसको गति करा रहे हैं, इसकी नोक जो है इस डायरेक्शन में होगी, वही क्या होगा, वो वेग की डायरेक्शन होगी। देखिए इसकी नोक लगातार बदल रही है, इसका मतलब इसके विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, यानी इसका जो है वो वस्तु का क्या हो रहा है, वस्तु का वेग बदल रहा है, ठीक। तो वेग, अब देखिए इस तरीके से चाल थी, चाल दो प्रकार की थी, कौन सी, एक समान चाल और असमान चाल, फिर उसमें भी दो प्रकार की चालें थी। उसी तरीके से वेग भी आपका मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक कौन सा होता है, एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है कि जब समान समय अंतराल में किसी वस्तु की स्थिति में या किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन समान होता है तो वो एक समान वेग कहलाता है, और जब समान समय अंतराल में वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन असमान होता है तब वो असमान वेग कहलाता है। और असमान वेग भी आपका दो प्रकार का होता है, औसत वेग और तात्कालिक वेग, ठीक है। अब ये बात हो गई, देखिए वेग और चाल में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो वेग और चाल में हम लोग अंतर ले लेते हैं, ये चाल, ये वेग। नंबर एक बहुत अच्छा डिफरेंस है दोनों के बीच, तो ये है कि चाल होती है वो कैसे राशि होती है, अदिश राशि होती है, और वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि, ठीक। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आपका ये हो गया कि चाल होती है, चाल वो सदैव कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, वेग होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विस्थापन अगर शून्य हो जाएगा तो वेग भी शून्य हो जाएगा ना, विस्थापन नेगेटिव है तो वेग भी नेगेटिव हो जाएगा। और देखिए, ठीक है, और देखिए
अगर किसी वस्तु का वेग बदलता है, वेग बदलने पर चाल बदलना आवश्यक नहीं है। अगर किसी वस्तु का वेग बदलता है तो जरूरी नहीं उसकी चाल बदल जाए। ठीक है, कैसे हमने आपको अभी जस्ट दिखाई दिया, फिर देखेंगे। अगर कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चल रही है तो यहाँ पर देखिए उसका वेग ये है, इस पॉइंट पर उसका वेग ये है, यानी हर क्षण उसका वेग बदल रहा है, उसकी चाल नहीं बदल रही। ठीक है, लेकिन अगर चाल बदलेगी किसी वस्तु की, चाल बदलने पर वेग बदलता है, वेग। ठीक है, तो ये आपके वेग और चाल के बीच कुछ डिफरेंस है। समानता क्या है? समानता ये कि दोनों का SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, दोनों का विभव सूत्र LT इनवर्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्थित समय ग्राफ। स्थित समय ग्राफ क्या होगा? देखिए, अगर हम समय के साथ किसी वस्तु की, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो समय के साथ हम उसकी विभिन्न स्थितियों को नोट करें, फिर क्या करें कि समय को x अक्ष पर लें और स्थिति को y अक्ष पर लें, और क्या करें फिर समय को क्या कर लें, समय को x अक्ष पे लें, इधर को हमने समय लिया है t x अक्ष पर, और उस वस्तु की स्थिति को y अक्ष पे लें, ये y अक्ष है, y अक्ष पे लिया वस्तु की स्थिति को y अक्ष पर लें, तब इनके बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा वो ग्राफ क्या कहलाएगा? स्थित समय ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गए? किसी वस्तु के लिए समय को y अक्ष पे लें, किसी वस्तु के लिए, किसी गतिमान वस्तु के लिए समय को x अक्ष पर व उसकी स्थिति को y अक्ष पर लेकर खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है? खींचा गया ग्राफ स्थित समय ग्राफ कहलाता है। ठीक है, देखिए अब स्थित समय ग्राफ किस किस तरीके का होगा? स्थित समय ग्राफ अगर हम खींचें एक समान वेग के लिए, एक समान वेग चाल के लिए, देखिए अगर हम किसी वस्तु के एक समान वेग के लिए स्थित समय ग्राफ खींचेंगे, ये समय हमने दिया है, इधर को स्थिति ली है, स्थिति को हम लोग चलो यहाँ x से मान सकते हैं, जैसे स्थिति को d से या s से भी लेते हैं, तो स्थिति को लोग d मान लिया, d। अब हमने अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है, उसके लिए जब हम स्थित समय ग्राफ खींचेंगे तो वो समय अक्ष के साथ या x अक्ष के साथ झुकी हुई सरल रेखा के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक, ये आपका इस तरीके ग्राफ आएगा। इस ग्राफ से, ये हमारा ग्राफ आया है, इस ग्राफ से हम वस्तु के वेग का निर्धारण कर लेंगे। वस्तु के वेग का निर्धारण किस तरीके से करेंगे? देखिए, हमने कोई सी दो स्थितियाँ, कोई सी दो समय मान लीजिए, देखिए ये जो ग्राफ हमको प्राप्त हुआ है, इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के इस भाग के संगत हमने मान लिया ये AB भाग है ग्राफ का, इस AB भाग के संगत A पॉइंट जो है वो उसके संगत समय T1 है, B पॉइंट के संगत समय T2 है, और इधर देखिए स्थिति जो समय T1 के संगत, जो समय T1 है इसके संगत वस्तु की स्थिति कितनी T1, और समय T2 के संगत वस्तु की स्थिति क्या है? D2 है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको स्थित समय ग्राफ प्राप्त हुआ है, इस ग्राफ की जो प्रवणता है वो वस्तु के वेग को निर्धारित करती है। इससे हम वस्तु का वेग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वस्तु का वेग
बी। बी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये आपका ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये, स्थिर समय, स्थिर समय ग्राफ की प्रवणता या भाव। ठीक है, देखिए हमने या हम ये ग्राफ का भाग ले सकते हैं, या हमने ग्राफ का ए भी भाग लिया, ए भाग के संगत हम इसकी प्रवणता निकालते। तो आप जानते हो प्रवणता क्या होती है, किसी रेखा की प्रवणता एक्स अक्ष रेखा की प्रवणता होती है, वाई अक्ष का अंतःखंड बटे एक्स अक्ष का अंतःखंड। इस भाग के संगत वाई अक्ष का अंतःखंड देखो ये है, ये कितना हो गया d2 माइनस d1 अपॉन एक्स अक्ष पर अंतःखंड कितना हो गया t2 माइनस t1। ठीक, अगर हम ये यहाँ से झुकाव को थीटा मान लें तो ये हो जाएगा आपका v बराबर d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1 इक्वल tan थीटा। ठीक, ये इस तरीके से हम इस ग्राफ की सहायता से वस्तु का वेग ज्ञात कर लेंगे। तो आपकी बात समझ आ गई होगी कि किसी वस्तु का वेग जो है वो स्थिर समय ग्राफ की के जब हम स्थिर समय ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा। उस रेखा की प्रवणता है इसके बराबर होगी, उस रेखा की जो प्रवणता है वस्तु के वेग के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं v वेक्टर बराबर d2 वेक्टर माइनस d1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1 बराबर tan थीटा। ठीक है, याद है आपको किसी वस्तु का वेग इस ग्राफ के साथ। अगर कोई वस्तु बढ़ते वेग से गति करे, बढ़ते वेग से गतिमान हो, तब उसका वेग समय ग्राफ किस तरीके का आएगा। अगर वस्तु बढ़ते वेग से गतिमान होगा तो हम उसके लिए स्थिर समय ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, स्थिर समय ग्राफ। तो ये वो हमारा ग्राफ, क्योंकि वस्तु क्या है बढ़ते वेग से गतिमान है तो हमारा ग्राफ इस तरीके का है। ठीक, ऐसे इस ग्राफ की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, हम वस्तु के वेग को ज्ञात कर सकते हैं किसी विशेष भाग के लिए। मान लीजिए हमें इस भाग के लिए वस्तु का वेग ज्ञात करना है, ये ए भी भाग है ग्राफ का, तो इसके ए पॉइंट और बी पॉइंटों के संगत हम यहाँ पर समय t1 t2 और वस्तु का विस्थापन d1 और d2 ज्ञात कर लेंगे। लेकिन वस्तु का वेग क्या होता है, ये रेखा है इसकी प्रवणता, तो प्रवणता क्या वाई अक्ष का अंतःखंड हो जाएगा d2 माइनस d1 बटे एक्स अक्ष का अंतःखंड क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। तो ये वस्तु हो गई जब बढ़ते वेग से गतिमान हो। और अब घटते वेग से गतिमान होती है, घटते वेग के लिए अगर वस्तु घटते वेग से गतिमान होती है तो उसके लिए जो हमारा ग्राफ आएगा स्थिर समय ग्राफ, वो किस तरीके का ग्राफ होगा, इस समय t है और इधर को हमने क्या लिया स्थित d, विस्थापन d है। इस तरीके का जब घटते वेग से गतिमान होगी तो हम ग्राफ खींचेंगे, तो हमारा ग्राफ इस तरीके का प्राप्त होगा। ठीक है, ग्राफ के ये ग्राफ दिया है, इससे हम ग्राफ के किसी भाग के लिए वस्तु का क्या ज्ञात कर लेंगे, वेग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अगर वस्तु है वो अगर देखिए वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान हो, इससे एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान, अगर वो ऋणात्मक वेग से गतिमान होगी तब हम उस वस्तु के लिए वस्तु की स्थिति और समय के लिए जब ग्राफ खींचेंगे, ये समय हो गया आपका t और ये क्या होगा वस्तु की स्थिति d, और वस्तु जो है किसी वस्तु गतिमान वस्तु के लिए हम समय t और स्थिति के बीच अगर ग्राफ खींचो और वो ग्राफ इस तरीके का आपका है, इसका मतलब कि वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गति कर रही है। देखिए समय बढ़ रहा है, वस्तु की स्थिति लगातार घट रही है, प्रारंभ में मूवमेंट है और हम जैसे ही बढ़ेंगे तो वस्तु की स्थिति लगातार घटेगी, तो वस्तु एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है। ठीक,
अगर वस्तु विरामावस्था में होगी तब उसके लिए किस तरीके का ग्राफ आएगा? अगर वस्तु विरामावस्था में होती है, विरामावस्था में अगर वस्तु है, उसके लिए जब भी हम कोई ग्राफ खींचेंगे, वेग, जब भी कोई ग्राफ खींचेंगे किसके किसके बीच, समय t और स्थिति t के लिए ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आपका इस तरीके का आएगा। समय के समांतर एक सरल रेखा के रूप में वो ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि अगर हम स्थिति और समय के बीच ग्राफ खींचें तो जो ग्राफ हमें जिस रूप में प्राप्त होगा, सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, तो हम समझेंगे कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। अगर वक्र के रूप में प्राप्त होगा तो हम समझेंगे कि वस्तु है उसका वेग परिवर्तित हो रहा है, मीन्स वस्तु त्वरित गति कर रही है अथवा मंदित गति कर रही है। अगर हमें वो ग्राफ समय के साथ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो तो हम समझेंगे कि वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, और ये जो ग्राफ हमको प्राप्त होंगे चाहे सरल रेखा के रूप में, वक्री रेखा के रूप में, इन ग्राफ की जो ढाल है, जो प्रवणता है, वो वस्तु के वेग को व्यक्त करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि समय स्थित ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाती है, तो आप बताएंगे समय स्थित ग्राफ की प्रवणता किसी वस्तु के वेग को व्यक्त करती है। ठीक है, अब इस तरह ये हमने स्थिति और समय ग्राफ खींचा। अगर दूरी और समय में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तब उसकी जो प्रवणता है वो क्या व्यक्त करेगी, वो चाल को व्यक्त करेगी, और चाल के लिए इसी तरीके से हमको ग्राफ प्राप्त होंगे जब हम ग्राफ किसके किसके बीच खींचेंगे, समय और दूरी के बीच। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।